बहुत मशहूर जज, वो गए बम्बई में फ्लैट खरीदिए, तो बिल्डर ने बोला भैया मुझे 60% जो है तुम व्हाइट दो और 40% ब्लैक दो। बोले ये क्या होता है? क्या यही होता है? ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और आप स्टेटमेंट दिया कि मैं घर कैसे खरीदूं, मेरे पास तो ब्लैक पैसा ही नहीं। तो ये लोग आएंगे, यहाँ का पैसा लूट करके ये ले जाएंगे और फिर हम लोगों को इस देश में गुलाम बना देंगे। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी को मैं इस बात के लिए कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस देश में चंद गिने हुए कारपोरेट को बढ़ाना चाहती है और इस देश के लोगों को एक मल्ला बना करके न तो ये जिए न मरे। अगर एक गिलास पानी है तो आधा गिलास पानी गटर में फेंक दो और फिर आधा गिलास आदमी को दो ताकि ये जीने भी ना पाए और मरने भी ना पाए। ये कांग्रेस की नीति इस देश में चल रही है। 2000 तक के झोपड़ों को रेगुलाइज करने की बात करने वाले आज तक रेगुलाइज नहीं किया। आप बताइए कि ऐलान किया था कि नहीं किया था? और उसके बाद भी लोग दे रहे हैं लोग उसको। मैं तो कहता हूं कि उनके ऊपर चीटिंग का मुकदमा होना चाहिए। 420 का मुकदमा रिक्शा वालों को क्या करोगे? 420 का मुकदमा तो कांग्रेस के ऊपर होना चाहिए कि उन्होंने मैनिफेस्टो छाप करके चिल्ला कर कहा था कि 2000 तक के झोपड़ों को अगर हम जीत कर आए तो उन्हें रेगुलाइज कर देंगे। मैं बहुत इस बात को सोचता रहता हूं बार बार। मैं जा रहा हूं मेरे महल्ले में गलियों में जहां चलने की जगह नहीं है, ऊपर देखो 50 माले की बिल्डिंग खड़ी हो गई, नीचे पार्किंग नहीं है, लेकिन 100 माले की बिल्डिंग बनाने का प्लान बन रहा है। और देख रहा हूं गणेश नगर में ये छोटी सी दुकान 1 माला बढ़ा के दिखाओ, म्यूनिसपैलिटी आ जाएगी। 100 माला बन सकती है बिल्डिंग, लेकिन गरीब का झोपड़ा अगर 3 फुट मिल गया तो म्यूनिसपैलिटी वाले जैसे लगता है इनके बाप का राज चलता है, इन्हीं की बादशाह चलती है, आकर के इसको तोड़ देंगे और खबरी और म्यूनिसपैलिटी क्या मिलेंगे। काम बंद करो। वो मैं बार बार बोलता हूं कि जहां रेती गिरी ऐसा सुनते हैं जैसे लगता है कि शक्कर गिर के छूटी आ जाए। इनके सुनने की शक्ति बहुत जबरदस्त है। रेती और सीमेंट तुम कितना भी छुपा कर गिराओ, साले छुड़ा लेकर पहुंच जाए। और नापेंगे बैठ करके कितना फुट बना। गणेश नगर में क्या भाव चलता है? अगर यहाँ पर 5000 रुपए का भाव है तो बोले 3.5 का भाव दे दो, 1.5 कम कर देता हूँ। इन्हीं के भाव का राज चल रहा है। और आपने दे दिया डर के मारे, क्या करेंगे भैया? अब बच्चा बड़ा हो गया है, शादी हो गई, बहू है, घर में बच्चे हैं, सर छुपाने की जगह नहीं है। गांव में तो 20 कमरा है, लेकिन यहां रहना है, जानवरों की जिंदगी गुजारना है। साला गली में चलने से सीधे ऐसे तेज जाना पड़ता है, जगह नहीं जाने की। और बना लिया तो फिर कहेंगे अरे भाई मुझे तो तुमने दे दिया, लेकिन बगल में खबरी और उसकी चिट्ठी आई है, और अगर खबरी को नहीं दिया तो कमिश्नर तक कंप्लेन चली जाएगी, जल्दी उसको घर पहुंचा दो। अब उसको पहुंचा दिया आपने, 4 दिन के बाद सर्फिर आए, क्या भैया ऐसा है ना कि मामला बहुत खराब है, मैं 351 की नोटिस दे रहा हूं, अब तुम जाके कोर्ट से स्टे ले लो। मैं ये मांग करना चाहता हूं, और मैं ये कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है ये कि 1995 में जब शिवसेना की सरकार थी, शिवसेना वो जो उत्तर भारतीयों की दुश्मन, शिवसेना वो जो अल्पसंख्यक की दुश्मन, शिवसेना वो जो सांप्रदायिक, शिवसेना की सरकार पहली बार आई तो महाराष्ट्र में, तो उन्होंने 1995 तक के सारे झोपड़ों को रेगुलाइज कर दिया था। किया था ना कि जितने झोपड़े बन गए सब रेगुलाइज। अब इसके बगैर जो झोपड़ा बना, तो जिस इलाके में झोपड़ा बनेगा वहां का म्यूनिसपैलिटी का अफसर, वहां का पुलिस का बीट अफसर, इनको हथकड़ी डाल करके जेल में डाल दो, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने इलाके में तो झोपड़ा नया न बनने दे। ठीक बात है, कानून बन गया तो अच्छी बात है। अब उसके बाद कांग्रेस बोल रही है 2004 में बोल रही है कि 2000 तक के झोपड़ों को रेगुलाइज कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 95 के बाद 2000 तक के झोपड़े बने कैसे? अगर 95 के बाद के झोपड़े को तोड़ना है तो आप मुझे हिसाब दीजिए कि कितने बीट अफसर और कितने म्यूनिसपैलिटी के अफसर के हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल में भेजा गया, एक को भी नहीं भेजा गया। यहां देखिए समाजवादी पार्टी के लिए सभा के लोगों, ये देश इंसाफ से चलेगा, देश कानून से चलेगा,
ये गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। अगर आपने रिश्वत लेकर के किसी का झोपड़ा बनाया है तो रिश्वत लेने वाले को जब तक हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल में डालोगी नहीं, तो अगर तुम आओगे बुलडोजर लेकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है गिरवान पकड़ लेना म्युनिसिपैलिटी वाले का और झोपड़ा तोड़ने मत देना। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये रिश्वतखोर लोग, ये बेईमान लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बात ठाकरे के घर में जरा घुस करके चेक करो कितनी प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है, उसको नोटिस भी नहीं भेज सकते तुम लोग। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, मर्दों की सरकार है, मर्दों की सरकार ना हो, चाहे कोई भी हो। उत्तर प्रदेश में बाला साहब ठाकरे जैसा एक आदमी गोरखपुर में रहता है, क्या नाम है उसका, आदित्यनाथ, बड़ा गुंडागर्दी कर रहा था। मेरे नेता की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी ने बोला पुलिस वालों से, मार मार के डाल दे जेल में, चला गया जेल। मैं पार्लियामेंट में था, आया लड़ा रोने जोर जोर से, पार्लियामेंट में रो रहा चिल्ला करके, मेरे साथ अत्याचार हुआ और मेरे साथ ये हुआ, रो रो के चिल्ला रहा। मुझसे टीवी वाले पूछे, मैं बोला ये अभी 2 पैर से आया है, अगर ज्यादा नाटक करेगा तो 1 पैर से आना पड़ेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार है। मुलायम सिंह यादव की सरकार किसी से डरती नहीं। आज दोस्तों, आज इस देश के अंदर हालत यह है, एक तरफ मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान है, एक तरफ खुशहाल हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ बदहाल हिंदुस्तान है। मैं देखता हूं पैरों में चप्पल नहीं बच्चों के, स्कूल में पढ़ने की फीस नहीं, गरीबी इतनी बुरी तरह से है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं, क्योंकि अनाज सड़ रहा है। भाई अगर से अनाज सड़ रहा है तो आप बांट के नहीं देते, इंतजाम ही नहीं इनके पास कुछ, इसलिए हम आपके पास चलकर आ जाए हैं। याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव की का एक नारा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक नारा है कि दवा पढ़ाई मुक्ति होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। वो उत्तर प्रदेश जहां के लोग अपना प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह रोजी रोटी कमाने जाते थे। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार 3 साल की आई थी और मुलायम सिंह यादव जी ने पहले भी स्टेज के ऊपर अनाउंस कर दिया था कि मेरी सरकार आ गई है, आज से पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री, 1 रुपया की फीस नहीं देनी पड़ेगी। हुआ था यूपी में। और उसके बाद दूसरी बार जब सरकार बनी थी, जब मैनिफेस्टो बना था, तो मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था जो मनोहर सिंह जी ने बनाया था कि मेरी सरकार में BA, MA, LLB, PhD की पढ़ाई फ्री होगी और 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। ये बात होती है कुछ। अभी मैं कारपोरेट में था, वहां पर असेंबली में था, तो एक अखबार में खबर आई कि मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी स्कूलों में नल है, पानी नहीं, बैठने के लिए चटाई नहीं, और एक ही क्लास में 3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ही टीचर कैसे पढ़ा रहा है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और पैसा कितना लगता है? मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, म्यूनिसिपैलिटी स्कूलों में जो पैसे खर्च होते हैं, जो मिशनरी के स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं, उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा खर्च होता है। मैं बताऊंगा आपको, मैं समझता था कि यूपी में बहुत ज्यादा कमीशन लेते हैं MP लोग, MLA लोग। मैं 1 लाख पैसा कभी लेता नहीं। मेरे दिल की तमन्ना रहती है कि मैं इतना काम कर दूं कि कोई एक गरीब आदमी एक फूल की पंखड़ी अपने पैसे से लेकर आए और कहे, आसिम भाई आपने काम किया, मैं गरीब आदमी, मैं एक फूल की पंखड़ी आपको दे रहा हूं। और मैं बार बार मना करता हूं मेरे पार्टी के लोगों को कि तुम मंच पर मुझे फूलों का हार मत दो। आसिम भाई आए हैं, आपने 100 किलो का हार बनवा दिया, नहीं, उस 100 किलो के हार के पैसे से तुम किसी एक गरीब बच्चे का इलाज करवा दो तो आसिम भाई को उससे कई गुना ज्यादा खुशी होगी। अब राजनीति में क्या होता है, एक दिन एक मीटिंग हो रही थी भिवंडी में, एक कांग्रेसी नेता खड़ा था मसंडा एकदम, अब ला के लोग हार पहना रहे हैं उसको, हार पहना रहे हैं उसको, साला 45 हार पहना और गुस्से में खड़ा है। तो एक आदमी बोला, यार तू इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है? बोले साला 100 हार का पैसा दिया मैंने, 45 ही हार लाए। वैसा हार मुझे नहीं चाहिए भाई, 1 हार भी नहीं चाहिए मुझे एक गरीब आदमी की तरफ से एक फूल की पंखड़ी, एक पत्ती मिल जाएगी ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो नेतागिरी कर रहा हूँ वो नेतागिरी फूल होगी। मैंने पूछा मेरे आदमी से कि मैं जब 1 रुपया कमीशन लेता नहीं हूँ, जो मेरा 2 करोड़ रुपए का फंड है या जो फंड आता है वो फंड 100% लगता है क्या? आसिम भाई अगर गांधी जी भूतर कर आ जाए ना तो नहीं लग सकता।
क्या होता है 25% फंड आप नहीं भी पैसा ले हरामखोरी में चला जाता है। और मैं थक गया हूं, चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूं। मैंने गोंडी के अंदर जहां मैं मेले हूं, एक गली में लोगों ने कहा हाकिम भाई ये गरीब बस्ती है, अगर ये सड़क के ऊपर दो गली ये गली में थोड़ा सा ऊपर छपरा लगा दोगे तो गरीब बेचारे इसके नीचे शादी कर लेंगे, उनका फंक्शन हो जाएगा, उनको बैठने की जगह चाय की हो जाएगी। मैंने कहा अभी बनवा देता हूं। मैंने बुलाया मादा को, मैंने निकल दिया और जब मेरे हाथ में कागज आया तो 5,75,000 रुपया का इसमें खर्च होगा। अब सारा मैं भी बिल्डिंग का काम करता हूं, मेरे पास राजस्थान के कुछ कारपेंटर हैं जो 1979 से उनकी पूरी टीम आज तक मेरे पास ही काम करती, कभी मेरा घर बनाती है, कभी मेरी बिल्डिंग बनाती है, कभी मेरी दुकान बनाती है, कभी मेरी ऑफिस बनाती है, यही चल रहा है। लेकिन 89 से आज तक वो लोग मेरे को छोड़ के गए नहीं, काम करते हैं। और मैंने उनसे कहा कि खुशहाल मिस्त्री जरा तू चले जा मेरे इलाके में, जरा माप ले, ऊपर खाली प्लास्टिक का छपरा लगाना है, ये 5,75,000 बोल रहा है, ना कितना लगेगा आप मानेंगे? उसने कहा कि 1,65,000 लगेगा। 5,75 1,65। खुदा की कसम में चला गया मीटिंग में। एक दिन बुलाया मुझे मुख्यमंत्री ने एमएलए की मीटिंग, सारे एमएलए बैठे थे, अशोक चौहान जी बैठे थे। मैंने दोनों कागज हाथ में लिया, मैंने कहा अशोक चौहान साहब मैं ये सुनता था कि दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन आपकी सरकार में पानी में दूध मिलाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना हो गया है, इतना हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं एक ही बात एक निवेदन करता हूं मेरे नेताओं से, बुरा मत मानना। मैं समाजवादी पार्टी में क्यों आया था? मैंने देखा मोहन सिंह जी को कपड़ा फटा हुआ है, चप्पल टूटा हुआ है, लेकिन विचार ऐसे विचार है कि जो आसमान से बात करते हैं। मैंने देखा जरूर मिश्रा जी पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, अपना बैग लिए चले आ रहे हैं, कुर्ता फटा हुआ है, पैसा नहीं है। मैंने देखा दिग्भूषण तिवारी जी को, एक पैसा नहीं है। मुझे फोन किया मोहन सिंह जी ने, आसिम भाई मेरा देवरिया में इलेक्शन है, मुझे मदद कर दो। मैंने कहा सर आप मेरे नेता, मैं जरूर मदद करूंगा। तो क्या मांगा मुझसे? कहा मुझे 15-20 बैनर बना के भेज दो बस। ये लोग हैं ऐसे कैरेक्टर वाले लोग, मुझे ऐसे नेता चाहिए, मुझे भ्रष्टाचारी बेमारी लोग नहीं चाहिए। मैं तलाश कर रहा हूं कि नगर पालिका में इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे पास ऐसे लोग जो आए कि जो लोग गरीबों के चूल्हे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें, जो लोग लोगों को पीने का पानी का बंदोबस्त करें, जो लोग म्युनिसिपैलिटी के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाएं और गटर को साफ करवाएं, सड़क को बनवाएं। उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ अभिवासन तुमने कुछ काम किया, इसलिए आपके पास चल कर आया हूँ। आज कांग्रेस की सरकार है, अभी कांग्रेस ने एक अनाउंस कर दिया मुसलमानों को 4.5%, मुसलमानों को नहीं अल्पसंख्यक को 4.5% रिजर्वेशन। मैं बोला क्या इलेक्शन आया क्या? बोले हाँ कल इलाज होने वाला है। बोलो ये नौटंकी देखो इनकी, आप आज तक नहीं किया इन्होंने। अब आ गया उत्तर प्रदेश में एक सर्वे आ गया कि समाजवादी पार्टी की साइकिल हाथी को बहुत पीछे छोड़ दिया, पंडित को पता ही नहीं, साइकिल भाग रही है। तो कांग्रेस वालों को तंबू में घबराहट शुरू हो गई, तो ऐलान कर दिया कि 4.5% मुसलमानों को रिजर्वेशन, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन, ईद के मुंह में पीरा। बेवकूफ बनाते हो, ये बेवकूफ बनाना बंद कर दो। मैंने स्टेटमेंट दिया दिल्ली की सरकार से कि ऐसा करो कि 64 साल से नहीं दिया था रिजर्वेशन ना, 2 महीने और नोटिस के बाद देना, क्यों नहीं आएगा? 2 महीने बाद दो, नहीं अभी देंगे। ये जैसा बोला ना 2000 तक के झोपड़े को रेगुलाइज करो, समाजवादी पार्टी की मांग है कि जितने झोपड़े आज तक बन गए आज की तारीख तक सब रेगुलाइज करो और उसके बाद कानून बना दो। अगर कोई बनाएगा तो वहां के बनवाने वालों को जेल और उसके बाद बनाने वाले का झोपड़ा तोड़ा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर सड़क पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? हमारे सुनाए आजकल नए नए गांधी पैदा हो गए, अन्ना हमारे अब महाराष्ट्र तो दिल्ली पहुंच गए, अब एक ही घंटे से सबको भाग रहे हैं ये। अब इनको लगता है कि सबसे होशियार है। अब ये लोकपाल बिल बनवा रहे हैं। मैं बोला लोकपाल बिल अगर पास करना है ना तो एक ही रास्ता है,
भगवान से बात करो, अल्लाह से बात करो कि एक फरिश्ता एक देवता भेज दे दुनिया में और उसी को बना दो उसका लीडर, ताकि वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो मैं समझता हूँ शायद कुछ हो सकता है, वरना कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देखो बनाया जा रहा है। मुझे बताइए, एंटी करप्शन है कि नहीं है? एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है कि जो लोग करप्शन करें उनको पकड़ो। वही तो रहते हैं, वो सीधे पुलिस वाले रहते वही उसमें चले जाते हैं, यहाँ से वहां से वहां। कुछ होने वाला नहीं है। अन्ना हजारे जी को मेरी एक राय है कि आप गांधी जी बनना चाहते हैं, वो तो बहुत मुश्किल है। गांधी जी जिसका नाम था ना, वो शायद अब कोई पैदा नहीं हो सकता। गांधी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बैरिस्टर थे, और गांधी जी ने अपने बदन पर कपड़ा उतार दिया था, इसलिए कि वो एक बार बिहार जा रहे थे तो देखा कि तालाब के किनारे एक महिला एक साड़ी पहने हुए है और आधी साड़ी को तालाब में धुल रही है। गांधी जी खड़े हो गए। जब उस महिला ने आधी साड़ी को धुल लिया तो उसने वो गीले हिस्से को, धुले हुए हिस्से को बदन में लपेट करके गंदी साड़ी के हिस्से को धोने लगी। गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैं इस देश में रहने वालों को कम से कम बदन पर पहनने के लिए 2 से 3 जोड़ा कपड़ा न हो जाए, उस दिन तक मैं अपने बदन पर पूरे कपड़े नहीं पहनूंगा। उनके नाम पर गांधी जी देश में इक्वलिटी लाना चाहते थे, बराबरी लाना चाहते थे। मैं अन्ना हजारे जी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक राय है कि अगर आप सचमुच इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा देश भ्रष्टाचार से पाक हो जाए, तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर दीजिए। आइए प्रोसेस में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, देश के 5 रियासतों में इलेक्शन हो रहा है। आइए अपने उम्मीदवारों को खड़ा कीजिए और उसके बाद भ्रष्टाचार मत कीजिए। मैं अपने कंधे पर बिठा करके आपकी जय जयकार करूंगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोशिश करूंगा अन्ना हजारे की जय जयकार करता रहूंगा। अरे तो मरे गांव में पैदा हुआ, न वहां दारू मिलता पीने को सारा, ना तो चरस मिलता, ना तो गांजा मिलता, न तो कोई बुराई होती। तो कहा भैया मैं कभी दारू नहीं पीता। अरे साले दारू मिलते तो पिए कहां? गांव में यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। अबे शहर के रंगरंगियों में आ जा, उसके बाद ना पी तो मैं ताली बजाऊंगा कि हाँ बहुत शरीफ आदमी है। अन्ना हजारे जी अभी आप बहुत दूर हैं, आइए राजनीति में। अब वासिम हार गया, चिल्ला चिल्ला कर थक गया। एक आदमी को लाकर टिकट दिया यहाँ पर मसंडे को, पिछली बार आकर आप लोगों से वोट मांगा, चिल्लाया, नगर सेवक बनाया। कांग्रेस पूछती नहीं थी, कांग्रेस पूछती नहीं थी 5 देने को। मेरे भाई को पकड़े करके मेरे पास आया, ये सब लेकर मेरे पास है, आखिर मैं टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दिया।